हेलो दोस्तों, ये हिंदी ग्रामर का जो लेक्चर में वीडियो बना रहा हूँ, ये वेरी आईएमपी है। समझ लो ये यहीं से आना है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य या हिंदी कविता के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, भक्ति काल, फिर रीतिकाल और एक और आधुनिक काल आएगा 1900 से अब तक का टाइम पीरियड। ओके, आदिकाल की विशेषताएं, राजाओं की वीरता, यहाँ राजाओं के दरबार में रहते थे, राजाओं की वीरता का बखान करते थे। उसके बाद इसमें जो रचनाएं होंगी विरस की प्रधान होगी, संदिग्ध रचनाएं, मतलब इसमें इतनी बढ़ा चढ़ा के बात को बोला गया है कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी बहुत कम प्रमाणिक रचनाएं मिली हैं। इस दौरान कवि कौन हुए? चंद्रवरदाय राय, जिन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, जिन्होंने गीत लिखे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल की 2 शाखा है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। अब निर्गुण में भी 2 शाखा होंगी, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। ओके, लेकिन हम सिर्फ निर्गुण की विशेषताएं लिख रहे हैं, तो निराकार ईश्वर की भक्ति करेंगे, रूढ़ियों का विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। उसके बाद ये कवि कौन है? इसमें कबीर और नानक है। फिर आते हैं सगुण शाखा, इसमें साकार ईश्वर की भक्ति करेंगे, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, क्योंकि सगुण भक्ति धारा है, ये साकार ईश्वर की बात करते हैं। इसमें जो कवि हैं सूरदास, मीरा और तुलसीदास, ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के हमें पता है कि तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और मीरा है। उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल में जो अधिकतर भाषा का प्रयोग हुआ है वो है ब्रज भाषा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं हैं, अलंकारों की प्रधानता है। अच्छा, जहां भी आपको किसी भी वाद या काल की विशेषता नहीं मिलती हो, तो श्रृंगार परक रचना, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का उपयोग, समाज कल्याण की बात, ये आप मर्जी से वहां पे लिख सकते हैं। इस दौरान जो रचनाकार हुए वो केशवदास, उन्होंने रामचंद्र का लिखी, मतीराम, फूल मंजरी लिखी, भूषण, शिवराज भूषण। ऐसा कुछ लग रहा हो यहाँ पे कि यार हम पढ़ नहीं पा रहे, तो मैंने जो पढ़ के बोल के बता दिया कि यार यहाँ पे ये क्या लिखा है, संदिग्ध रचनाएं। ओके, यहाँ पे एक वर्ड और ऐसा लगेगा आपको, रचनाएं, ये रचनाएं लिखा है ना, ये ए है, ए रचनाएं, और या फिर रचना लिख लो, सिर्फ रचना, श्रृंगार परक रचना। ओके, तो ये 3 चीजें थी जो वेरी आईएमपी है। आई होप आप इसको पढ़ें, और यहीं से मतलब ये वीडियो ऐसा रहेगा कि आप आसानी से पिछला वीडियो देखेंगे और ये वाला वीडियो देखेंगे, दोनों मिलके आप आराम से पास हो सकते हैं। ओके, हाँ, हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपना है छायावाद की विशेषता। छायावाद का टाइम पीरियड 1920 से 36। इसमें क्या हुआ? व्यक्तिवाद की प्रधानता, एक इंसान के बारे में वाहवाही करते थे ये लोग। प्राकृतिक प्रेम के बारे में रचना हुई, फिर प्रेम सौंदर्य का वर्णन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, श्रृंगार परक रचनाएं हुई, अलंकारों का प्रयोग हुआ, ये 3 लेकिन ऑथेंटिक है। उसके बाद आते हैं इसके कवि कौन है। कवि है प्रसाद, पंत और निराला। कौन प्रसाद? जयशंकर प्रसाद, उनकी कविता कामायनी, ये उपन्यास है। पंत, सुमित्रानंद पंत, इनकी रचना है वीणा। निराला की रचना है अनामिका। ओके, उसके बाद आते हैं अपन प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। देखो, प्रगतिवाद अलग है, 36 से 43 तक टाइम पीरियड है, प्रयोगवाद अलग है, लेकिन हम दोनों का एक जैसी विशेषताएं लगभग लिख सकते हैं। प्रगतिवाद से थोड़ा और एडवांस वर्जन है प्रयोगवाद, है ना, थोड़ा सा और ज्यादा इसमें नई नई चीजें की गई, ज्यादा बढ़ चढ़ के मूर्तिवाद और नारी मुक्ति का स्वर और रूढ़ियों का विरोध किया गया, व्यक्तिवाद का विरोध किया गया। तो यथार्थ जो वास्तविकता है उसका चित्रण किया इस दौरान। नारी मुक्ति का स्वर, यानी नारी की आजादी, नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है साहब, रूढ़ियों का विरोध, व्यक्तिवाद का विरोध। यहाँ पर शोषकों के प्रति घृणा, शोषक का मतलब जो लोगों का एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, उनके प्रति घृणा, नफरत और शोषितों के प्रति करुणा, ये कौन सी विशेषता है? ये प्रगतिवाद की विशेषता है। नई कविता की विशेषता की बात करते हैं, इसमें आधुनिकता का बखान, समय का महत्व, बौद्धिकता, तार्किकता, रूढ़ियों का विरोध, नारी मुक्ति का स्वर, ये सब लिख सकते हैं। समाज कल्याण की भावना, विज्ञान का विकास, ये सब बातें लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपन ने पढ़ा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, और वहां उसके कुछ कवि, इसको याद करने की कोशिश करिए आप। हेलो दोस्तों, ये मैं पढ़ा रहा हूँ गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं 2 टाइप की होती है, प्रमुख विधा और गौण विधा। प्रमुख विधा 6 टाइप की है, गौण विधा 10 है। पहले अपन 9 पढ़ते थे, लेकिन एक गद्य काव्य को भी गौण विधा माना गया है। ऐसे ही पहले अपन इसमें 5 पढ़ते थे, लेकिन
एक विधा और है, जैसे करके टोटल अगर गद्य की विधाएं आती है तो हमें कितने लिखना है, 6 लिखना है। ओके, इसमें एक लघु कहानियां भी आएंगी, लघु कथाएं। ओके, यहाँ पे आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा स्वयं लिखता है कवि, लेखक, और जीवनी किसी और की लिखी जाती है। आत्मकथा में स्वयं लिखता है तो कल्पना होती है, दूसरा लिखता है तो उसमें वास्तविकता होती है। और आत्मकथा में सब जो कल्पना है वो उसकी सीमा नहीं होती है, और जीवनी में कल्पना नहीं होती बल्कि तटस्थता होती है। तटस्थता मतलब जो सच्चाई होती है वो होती है। आगे आते हैं निबंध की परिभाषा। निबंध ऐसे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से निर्बद्ध, परिमार्जित, परिमार्जित रचना। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इतना लिख के आना निबंध में। ओके, ये इनफ है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे कि नाटक और उपन्यास में डिफरेंस। नाटक या कहानी और उपन्यास, या नाटक और उपन्यास, दोनों का डिफरेंस सेम सेम लिख के आना है। देखो, कहानी और उपन्यास है, नाटक और उपन्यास है, इनमें डिफरेंस करने का है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, इसमें पात्रों की संख्या असीमित होती है। इसमें कथा जो होती है वो किसी एक घटना पे आधारित होती है, इसमें एक कथा के साथ अन्य कथाएं भी चलती रहती है। ऐसे करके इसमें डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो ये थी गद्य की विधाएं। एक और आईएमपी क्वेश्चन चल रहा है जिसका नाम है महाकाव्य और खंड काव्य। सिंपल, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें इसका जो नायक होता है वो महान होना आवश्यक है, इसका नायक महान हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, इसमें संपूर्ण जीवन के किसी एक हिस्से का वर्णन होता है। महाकाव्य, खंड काव्य लिख देंगे, महाकाव्य लिख देंगे रामचरितमानस, खंड काव्य लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना कोई सी। ठीक है, जैसे वीणा वगैरह, ये ऐसी कविताएं लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन महाकाव्य और खंड काव्य क्वेश्चन पूछ देगा कि काव्य किसे कहते हैं। मैं कुछ डिफरेंस देख लेता हूँ यहीं से। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोटा सा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार पूछना चाहिए। संस्मरण, संस्मरण क्या होता है? किसी की बात, किसी का पुराना इंटरव्यू लिया और उसकी डेथ हो जाए उसके बाद में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम संस्मरण। संस्मरण में जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। घटना प्रधान गद्य है, इसमें घटनाओं की झांकी होती है। जैसे महादेवी वर्मा का पथ के साथी, है ना, किसी कोई के साथ गए होंगे, उनके बारे में बता दिया कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, किसी एक इंसान के बारे में इसका वर्णन होगा। ठीक है, संस्मरण की डेफिनेशन जरूर लिखें। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ काव्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा काव्य किसे कहते हैं। तो हमें लिखेंगे रसात्मक वाक्य ही काव्य कहे जाते हैं। ओके, रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। काव्य कितने टाइप के हैं? तो हमने बोला काव्य 2 टाइप के हैं। एक है श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। ओके, दृश्य काव्य के अंतर आएगा प्रबंध काव्य और इधर आएगा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य में आएगा महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत।
आख्यानक गीत। ये क्यों पढ़ा है मैंने? आपसे पूछेगा कि महाकाव्य है, आप बोलेंगे प्रबंध काव्य। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य। आख्यानक गीत है, प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में दो मुक्तक होते हैं, दो टाइप के होते हैं। गेय मुक्तक, गेय मुक्तक का मतलब होता है जिन्हें गाया जा सके। गेय मुक्तक का मतलब होता है जिन्हें गाया जा सके। और पाठ मुक्तक का मतलब होता है जिन्हें पढ़ा जा सके। पाठ मुक्तक का मतलब होता है जिन्हें पढ़ा जा सके। ओके, काव्य किसे कहते हैं? तो काव्य की परिभाषा में हम लिखेंगे रसात्मक वाक्य ही काव्य कहे जाते हैं। काव्य दो प्रकार के हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में आता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य कौन है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत और गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक। गेय मतलब जो गाने होते हैं वो, ओके। पाठ मतलब जो पढ़े जाएं, गीत जो पढ़े जाएं। अब मुक्तक काव्य की परिभाषा, ऐसा काव्य जो कथा सूत्र और छंदों से मुक्त हो, मुक्तक काव्य कहा जाता है। ओके, वेरी आईएमपी, इस बार आना चाहिए ये क्वेश्चन। ओके, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं, जिससे हमें शब्द का अर्थ पता चल जाए। तीन शब्द शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन। अभिधा शब्द शक्ति वो है जिस शब्द से उसके प्रचलित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, अपना घर सबको प्यारा होता है, सिंपल जो अर्थ होता है वही निकलता हो तो अभिधा शक्ति। लक्षणा, लक्षण की वजह से बोला जाए ऐसा, जैसे प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर अन्य अर्थ का बोध हो। उदाहरण, शेर वन राज, मतलब शेर वनों का राजा है क्योंकि शेर बहुत बहादुर है, लक्षण की वजह से ऐसा बोला तो लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना, ना प्रचलित अर्थ निकले ना अन्य अर्थ निकले, कोई तीसरा अर्थ निकले तो उसे हम बोलेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे सूर्य डूब गया, अब सूर्य डूब गया अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग काम होगा। जैसे खेत में काम करने वाले के लिए होगा कि भैया छुट्टी होने वाली है, किसी का काम होगा जैसे पूजा पाठ करने वाला है कि आप शाम हुए पूजा करना है, नमाजें पढ़ना है, ठीक है, तो वहां बोलेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। हेलो दोस्तों, शब्द गुण किसे कहते हैं? शब्द गुण रस, काव्य रस के नित्य धर्म होते हैं। जिस तरह अग्नि का गुण उष्णता है, वैसे ही रस तत्व को भी गुण कहते हैं। काव्य के रस तत्व को भी क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। गुण तीन प्रकार के हैं, माधुरी गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। जिस गुण के कारण हृदय द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए मतलब पिघल जाए, यह गुण श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। इसे इसमें इसमें कोमल वर्ण या रा व ला आते हैं। ओज, जिससे हृदय में जोश उदीप्त हो जाए, हृदय, तो वो गुण ये कहाँ आता है? वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस में आता है। इसमें ट ठ ड ढ न आदि आते हैं। उसके बाद प्रसाद, ये दोनों यह सभी रसों में पाया जाता है। इसमें ऐसी शब्द शक्ति जिससे उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और हृदय उसी में रम जाए। इसमें लिख लें कि जिससे उसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और हृदय उसी में रम जाए, तो कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। हेलो, तत्सम शब्द जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया जाता, उसे हम तत्सम कहते हैं। तत्स का मतलब उसी के समान, जैसे क्षीर। तद्भव, जब हम तत्सम शब्दों का रूप बदल दें और हिंदी में बोलने लगे, इस्तेमाल करने लगे, तो उन्हें हम कहेंगे तद्भव। जैसे क्षीर को हम बोलते हैं खीर, जैसे उष्ट्र को हम बोलते हैं ऊंट। हेलो दोस्तों, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल से बना है, जिसका अर्थ है कला या शिल्प। अर्थात तकनीकी शब्द किसी खोजी गई वस्तु या विचार लिखा है, विचार को व्यक्त करता है, जैसे सेंसस और पॉपुलेशन। तकनीकी शब्द है तो इतना लिख के आएंगे। निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण, तक ही, जैसे तुम्हें ये पढ़ना ही पड़ेगा, ही यहाँ पे निपात शब्द है। ओके, हेलो दोस्तों, जल्दी से देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, मयूर मन में नाचता है, सिंपल वर्ड, मयूर वन में नाचता है, सिंपल वर्ड। अर्थ के आधार पर। निषेध, नेगेटिव लगा देंगे, मयूर वन में नहीं नाचता है। प्रश्नवाचक, क्या मयूर वन में नाचता है? फिर इच्छावाचक,
इच्छा में आखिरी में एक ही मात्रा आएगी, मयूर वन में नाचे या काश मयूर वन में नाचे। आज्ञावाचक, मयूर वन में नाचो। संदेहवाचक, शायद या संभवतः लगेगा तो आज्ञावाचक होगा। संकेतवाचक, संकेत या कंडीशन होगी। बादल आए तो मयूर वन में नाचता है, बादल होंगे तो मयूर वन में नाचेगा। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा होगा। वो आएगा तो मैं जाऊंगा। कंडीशन होगी तो संकेतवाचक। विस्मय आदि बोधक, जिसमें अरे, वाह, ओह और ये साइन लगेगा, जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। अरे मयूर वन में नाचता है, अरे मयूर वन में नाचता है, ऐसे करके ये पूरी पूरी ग्रामर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, 1 से 2 बार देखें, स्पीड बढ़ा के देखें। इसके पहले एक और वीडियो बनाया है, ये दोनों वीडियो आपको पास करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।